हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ और आज की इस प्रैक्टिस सेट पे हम यहाँ पे देखेंगे सामान्य अध्ययन का जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 2 कह सकते हैं, क्योंकि पहला सेक्शन आप सभी को पता है कि हिंदी और इंग्लिश वाला सेक्शन है। सेकेंड सेक्शन आपका सामान्य अध्ययन वाला है, जिसमें आपका सामाजिक अध्ययन है यानी कि जीके जीएस है। साथ ही में आपका 20 क्वेश्चन तो आपके जीके जीएस के आ जाएंगे, जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, मैथ के और साइंस के आते हैं। उसको मैं सेकंड सेट में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर एक ही सेट में दोनों करा दूंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। और इस वीडियो में देख लेते हैं जीके जीएस का। नेक्स्ट सेट में आपको मैं दिखा दूंगा मैथ, साइंस और आपको रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन इस सेट में आए हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको अपने देश के क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। तो एग्जैक्ट अगर यहाँ पर बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप नियर अबाउट कहें तो नियर अबाउट तो आपका 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा है क्वेश्चन में कि लगभग। यहाँ पे कुल डायरेक्ट पूछा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपका अगर एग्जैक्ट बात करें तो 3.28 मिलियन के आसपास होगा। 28 की जगह 28 की जगह 29 भी कह सकते हैं, क्योंकि 287 है तो 9 भी कह सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, याद कर लीजिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी के बारे में अगर बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की एक नदी है। अगर यहाँ पे बात करें कि उद्गम स्थल, डायरेक्ट आपसे पूछता है कि उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि इन तीनों में से कोई नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। याद रखिएगा, लिख देता हूँ मैं, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक और अमरकंटक की पहाड़ी, और यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थान है और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, याद हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी परियोजना बेतवा नदी पर है? बेतवा नदी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि बेतवा नदी पे कौन सी परियोजना है, तो बेतवा नदी पे है माता टीला परियोजना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सही समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित झील है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मानव निर्मित झील है, यानी कि मनुष्यों द्वारा बनाई गई झील है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत सागर, पुलिकट झील, चिल्का झील और पेरियार झील। इसमें से आप लोगों को कुछ तो चीज़ें क्लियर होंगी कि गोविंद बल्लभ पंत और पेरियार झील, जो ये है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर और पेरियार झील, ये दोनों आपके मानव निर्मित हैं। लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन इस साइड दिए गए हैं, तो इसमें से आप कौन सा चुनेंगे? पहला और चौथा दोनों है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा आपका, चौथा भी डायरेक्ट नहीं है, सिर्फ केवल तो है नहीं, केवल 1 और 3 चिल्का झील भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी कि आपका ये तो है ही और ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, मानव निर्मित की बात की जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, पेरियार झील। अगर यहाँ पे बात करें कि गोविंद बल्लभ पंत झील कहाँ पे स्थित है, तो आपका ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध के पास गोविंद बल्लभ पंत आपका
मानव निर्मित झील है। और पेरियार झील की बात करें तो पेरियार झील आपका केरल के पेरियार नदी में है, पेरियार नदी पे स्थित है, केरल राज्य में। चिल्का झील के बारे में आप सभी को पता है, चिल्का झील उड़ीसा में है और खारे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और बचा कौन? पुलिकट झील। पुलिकट झील के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील, और चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मैं पहले बता चुका हूँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन इसका सही है। पांचों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर, याद रखिएगा, रट दे रहा हूँ मैं, फिर से बोल दे रहा हूँ, दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन वेट स्ट्रीम भारत के में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है? यानी कि जो वेट स्ट्रीम आती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए, कौन सा यहाँ पे है, पांचों ऑप्शन में कौन सा उत्तरदायी है? तो यहाँ पे अगर बात करें, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए उत्तरदायी है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए कौन उत्तरदायी है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। ठीक है, याद हो जाएगा। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? आपको बताना है कि भारत जो है आपकी इतने वर्ग किलोमीटर है, कितने वर्ग किलोमीटर है? 32,87,263, याद रहेगा, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। इसमें पूछ रहा है आपसे कि सबसे ज़्यादा मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। लगभग 40% के आसपास भारत की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा। अब कभी भी ये क्वेश्चन आ जाता है आप गलत नहीं करेंगे। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लगभग 40% एरिया पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे 3 परियोजनाओं के बारे में बोला है, दुलहस्ती परियोजना, कोयना परियोजना, पोंग परियोजना। इसमें से बताना है आपको कि महाराष्ट्र राज्य में इन तीनों में से कौन सी परियोजना स्थित है। तो यहाँ पे कोयना परियोजना जो है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर लिख देता हूँ मैं आप लोगों को, महाराष्ट्र। बाकी 2 परियोजनाएं कहाँ पे हैं इसके बारे में मैं बता दूं। दुलहस्ती परियोजना के बारे में बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में है, JNK में है। पोंग परियोजना के बारे में अगर बताया जाए आपको तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। तो पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश, कोयना परियोजना महाराष्ट्र, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर। तो महाराष्ट्र का पूछा था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोयना परियोजना। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। जितने भी रिलेटेड पॉइंट है वो भी मैं बताता चल रहा हूँ, जिससे आपसे अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है तो वो भी आप आराम से बता सकें। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है? यहाँ पे डायरेक्शन का भी आपसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, दिशा दूरी के बारे में पता होना चाहिए कि शिवालिक पर्वत श्रेणी आपकी जो है वो बिहार राज्य के किस ओर स्थित है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो यहाँ पे शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम में है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिहार राज्य है, ये हो गया। और आप सभी को पता है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी। और आपको पता है हिमालय इस तरफ है बिहार के, और यहाँ पे आपको मिलेगा शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये पश्चिम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो उत्तर पश्चिम में आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी है बिहार की तुलना में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पबना विद्रोह के बारे में पूछ लिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पबना विद्रोह काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा इसके बारे में कि पबना विद्रोह कब हुआ था। तो पबना विद्रोह हुआ था आपका 1873 से 1876 में। 1873 ईस्वी से 1876 ईस्वी में पबना विद्रोह हुआ था। और क्यों हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो जमींदारों के बीच में हुआ था, जमींदारों के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? किसानों के बीच में हुआ था, किसानों और
जमींदारों के बीच में पबना विद्रोह हुआ था 1873 से 1876, यानी कि 3 सालों तक ये चला था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, यानी कि बचपन का नाम क्या था। काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था यहाँ पे मूल शंकर। आशा करता हूँ आप लोगों ने सुना रहा होगा, ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, यानी कि बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल नाम कह सकते हैं, मूल शंकर से आप याद हो जाएगा आपको। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता दिया जाए तो 1824 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था इनका जन्म। और 1800 यहाँ पे या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, 1875 ईस्वी में इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था आर्य समाज। काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इनका मूल नाम था मूल शंकर। वास्तविक नाम, बचपन का नाम, 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। 1875 में इन्होंने स्थापना की आर्य समाज की, और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी राजस्थान के अजमेर में। ठीक, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मद्रास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना, ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता और मद्रास की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शंस में से आपको बताना है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। आपको बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पे कलकत्ता और मद्रास की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग हैं, इन्होंने 1781 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, इनके द्वारा कलकत्ता और मद्रास की स्थापना की गई थी 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है? तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैं आंसर बता दूं, 1854 ईस्वी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत की शिक्षा का चार्ल्स वुड का डिस्पैच वर्ष 1854 ईस्वी का है। चार्ल्स वुड के बारे में आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, पढ़ाई की होगी तो आप लोगों ने सुना जरूर होगा, नहीं की होगी तो मैं बता देता हूँ। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में बताया जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यानी कि उसको एक तरह से कह सकते हैं बाइबल कह सकते हैं, रामायण कह सकते हैं, हिंदी में अगर हिंदुओं के बारे में बात करें, मुसलमानों में कहें तो उनका कुरान कह सकते हैं। इस तरीके से शिक्षा के लिए बात करें, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चार्ल्स वुड ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक प्रसिद्ध सदस्य थे। ठीक, भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो भारत में पहला समाचार पत्र जो था वो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था? आपको बताना है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो और सन पहले मैं बता दूं 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। 1905 में सन 1905 में श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, सन भी याद रखिए, चलते रहिएगा देख के, क्योंकि हो सकता है सन पूछ सकता है डायरेक्ट, जब थोड़ा सा टफ पेपर बनाएगा तो वहाँ पे सन पूछ लेगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? आपको बताना है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य किस वर्ष चुने गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आंसर आपका 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश संसद का सदस्य होने वाले ये पहले भारतीय थे, याद रखिएगा, पहले भारतीय ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। 1892 ईस्वी में इनको चुना गया था हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य। और 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से आपको बताना है कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा नाम, इनके राजनीतिक गुरु थे यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। 1800
ईस्वी में बीए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी। बाद में गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में शामिल हो गए थे 1884 में। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की गई थी। आप सोचेंगे कि यहाँ पे मराठा समाचार पत्र है तो ये मराठी में होगा, लेकिन इसका आंसर गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा यहाँ पे निकाला गया था, 2 समाचार पत्र निकाले गए थे। एक मराठा समाचार पत्र था और दूसरा था केसरी। याद रखिएगा, एक था केसरी, एक था मराठा समाचार पत्र। तो जो मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था, याद रखिएगा, और जो केसरी था वो मराठी में निकाला गया था, मराठी भाषा में। तो इससे याद रख सकते हैं, जो मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में था, जो केसरी था वो मराठी में था, याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा निकाला गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9ख किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में अंत स्थापित हुआ था, यानी कि उसको फिर से संशोधित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 97वां यहाँ पे संशोधन किया गया था। ठीक है, 97वां संशोधन किया गया था इसके द्वारा भारतीय संविधान में के भाग 9ख में यहाँ पे इसको संशोधित किया गया था। और इसका नाम अगर बात करें कि संशोधन का नाम क्या था, शीर्षक क्या था, तो सहकारी समिति था नाम इसका, सहकारी समिति। ठीक है, कोऑपरेटिव जिसको कहते हैं, सहकारी समिति के बारे में यहाँ पे बताया गया था। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में 97वां आपका संशोधन था और 2011 में इसको लाया गया था भाग 9ख। लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन हो गया आपके इस सामाजिक अध्ययन के। अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, उसमें आपको मैथ, साइंस और रीजनिंग कराऊंगा मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे के रूप में दर्शाया गया था। तो प्लान हॉलीडे के लिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि प्लान हॉलीडे आया था आपका यहाँ पे अगर बात करें तो 1966 से लेके 1600 लिख रहा हूँ, 1966 से लेके 1969 तक। और इस ऑप्शन में कोई नहीं है इसमें से, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा 1900। जो आपका जो पंचवर्षीय योजना थी यहाँ पे, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 में समाप्त हुई थी, लेकिन जो वहाँ पे रखा गया था कि इतना हमारा लक्ष्य होना चाहिए ग्रोथ, उतना लक्ष्य नहीं पाया गया था, फेल हो गए थे, इसलिए उसको और एक्सटेंड कर दिया गया था 3 सालों के लिए। इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना 1969 तक चली थी और चतुर्थ आपका 1969 में आया था। तो प्लान हॉलीडे 66 में तो ख़त्म हो गई थी तृतीय, और 66 से लेकर 69 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, यानी कि हॉलीडे यानी छुट्टी थी पंचवर्षीय योजनाओं की, इसलिए इसको कह सकते हैं पहली योजना अवकाश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर पूछे सन तो 1966 से 1969 तक, ठीक है, तीसरे और चौथे पंचवर्षीय योजना के बीच में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चन बताए मैंने आप लोगों को डिटेल में, एक्सप्लेन किया भी अच्छे से, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बताइएगा, आप लोग लाइक करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसके अलावा अगर कोई टॉपिक पढ़ना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि 10 दिन मुश्किल से बचे हैं आपके एग्जाम में, तो बता दीजिएगा, मैं 10 दिन के अंदर आप लोगों को टॉपिक पढ़ा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी वीडियो, ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोगों को लाभ जरूर मिलने वाला सब्सक्राइब करने के बाद। इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।